बेरोजगारी के साथ एक चीज़ और बताता हूँ आपको, जो मुझे अभी जानकारी मिली है इसकी। ये जो कौशल रोजगार योजना है, ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। इसके अंदर एक आईएएस अफसर की ड्यूटी लगा रखी है, पांडु करके एक चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में आईएएस अफसर है साउथ इंडिया का, अकेला वो इसको हैंडल करता है। उसके साथ बाकी सारे आरएसएस के लोग हैं, जो गवर्नमेंट जॉब में नहीं है कोई भी। मतलब आप इतना बड़ा कहते हो कि हमें एक रोजगार का एक साधन दे रहे हैं, उसमें सरकार की तरफ से एक आदमी है सिर्फ, बाकी सारे प्राइवेट लोग हैं। और उसमें भी एक बड़ी अजीब चीज़ है जो किसी को भी अब तक पता नहीं है। जो क्लास डी है इसके अंदर, उसका एक एग्ज़ाम होता है, छोटी सी ऐड निकालते हैं एक अखबार में और कहते हैं भी इन पोस्टों के लिए क्लास 4 का जो है एक तरह से, जिसको इन्होंने डी कैटेगरी बना दिया कि इसके एग्ज़ाम दे दो। पोस्टें निकली नहीं है, कोई पोस्ट की एडवर्टाइजमेंट नहीं है, सिर्फ एक छोटी सी ऐड दे दी, उसमें लिख दिया कि भाई हमने इतने चपरासी लेने हैं, हमने इतने बेलदार लेने, हमने इतने ये लेने हैं, अलग अलग नाम लिख दिए। उनकी पोस्टें निकाली नहीं, अखबार में किसी में ऐड नहीं आई, उसका एग्ज़ाम रख दिया। अब वो अखबार सारी जगह जाता ही नहीं है और उसका एक दिन फिक्स कर दिया, भाई आप इस दिन एग्ज़ाम दे दो। उस एग्ज़ाम के अंदर जो पास हो जाएंगे उनमें से फिर ये लोग जो है एक मेरिट बनाते हैं और मेरिट बना करके वो केवल एक फॉर्मेलिटी है। फिर ये आरएसएस वाले अपने मन मर्जी से अपने मन चाहे लोगों को उसमें भर्ती करते हैं। एग्ज़ाम साल में एक ही बार हो सकता है, उसका बारी बारी एग्ज़ाम भी नहीं है। जब पोस्ट निकलती है उस टाइम एग्ज़ाम होना चाहिए, तब नहीं। साल पहले एग्ज़ाम हो गया, पोस्टें साल बाद निकल रही है और फिर उसके बाद उसको भर्ती करें। कितना बड़ा मतलब लोगों के साथ धोखा है, कितनी अलग तरीके से आरएसएस की भर्ती की जा रही है। बीजेपी ने सरकार के अंदर भर्ती करने का एक साधन निकाले। इसी तरह क्लास सी का है, उनके एग्ज़ाम भी एक साल पहले हो जाते हैं और जो क्लास ए और बी वाले हैं उनकी ऐड देते हैं सिर्फ, बाकियों का कुछ नहीं देते। तो ये बहुत बड़ा घोटाला है एक तरह से, ये भी अपने आप में ये सरकार जो कर रही है। एक नई चीज़ और बताता हूँ मुख्यमंत्री की, जो मेरे संज्ञान में आई, आपके पास है कि नहीं है जानकारी। कोई भी टेंडर पहले जो दिया जाता था, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट का टेंडर होता था, उसका इंजीनियरिंग चीफ जो है वो ही उस टेंडर को खोलता था और वो ही उस टेंडर में त्रुटियाँ निकालता था। सरकार की तरफ से आता था कि भाई ये प्रोजेक्ट है, इतने करोड़ में बनना है, उसका टेंडर वो निकालता था। वही फाइनल अथॉरिटी होती थी उस टेंडर को फाइनल करने की। अब इन्होंने क्या किया है, 1 से 5 करोड़ के टेंडर तो करेगा चीफ इंजीनियर, 5 से 15 करोड़ के करेगा मिनिस्टर, और 15 करोड़ से ऊपर का कोई भी टेंडर है वो मुख्यमंत्री देगा। अब तो मुख्यमंत्री टेंडर भी देने लग गया बेचारा, है खुद सीएम। ये उसकी सर्कुलेशन आया हुआ है फाइनेंस डिपार्टमेंट का, अभी ताज़ा सर्कुलेशन आया आज से 10 दिन पहले ही। किसी ने बताया नहीं बताया, मुझे कल जानकारी मिली इसकी। आपके द्वारा नहीं जानकारी है, आपके द्वारा नहीं जानकारी, मैं ही देता हूँ जानकारी, विपक्ष सही नहीं कोई है तो बता दो, होता तो फिर आप तक जानकारी आनी चाहिए थी कि नहीं आनी चाहिए थी। ये सीएम के ठेकेदार टेंडर वाली जानकारी आपने, अब सीएम ठेकेदार बन गया अब तो हैं, ठेकेदारों को ठेके देने लग गया चीफ मिनिस्टर। अबे जी वो कहते हैं कि हम बार्गेनिंग करके सरकार को प्रॉफिट देते हैं। वह ये बात आपकी ये जो कह रहा है, मैं इसकी बात को समझता हूँ। कहता है भी चीफ मिनिस्टर ने, देखो ये भी एक बड़ा फेलियर बताता हूँ सरकार का आपको। अब मुख्यमंत्री क्या करता है, जब टेंडर अलॉट करता है तो ठेकेदार को कहता है तू 5 करोड़ छोड़ दे। ठेकेदार ने कह दिया छोड़ दिया जी। फिर ये अखबार में खबर लगाते हैं कि ठेकेदार से 5 करोड़ रुपये छुड़वा दिए, चीफ मिनिस्टर ने कितना बड़ा फ़ायदा कर दिया। मैं इस चीफ मिनिस्टर से ये बात पूछूंगा और आप भी पूछो कि जो पहले 3 साल टेंडर हुए, जो 100 करोड़ का टेंडर था जिसको 150 करोड़ का कर दिया, निकला 100 करोड़ का।
और उसके बाद उसको 150 करोड़ के अंदर अलॉट किया आपने, 50% उसका बढ़ा दिया। वो जो बढ़ाया 50% है उसकी जांच कराएगा मुख्यमंत्री? वो बताए ना, जो चीज़ 10 रुपये में बढ़नी थी, जिसके 50 रुपये लगे, उसका क्या करेगा मुख्यमंत्री? तेने मुख्यमंत्री वाली ये तो मेरे को बता दी कि मुख्यमंत्री कहता है बोले मैंने इतने करोड़ बचा दिए, जो खुआ दी है उनका क्या करेगा? स्टेडियम बनाया था अम्बाड़ा के अंदर, 50 करोड़ का घोटाला स्वयं मंत्री ने माना है, अनिल विज मानता था, कराई जांच तो पूछो मुख्यमंत्री थे। ये तो लुटेरे हैं, लूट के खा गए। ये जो 5 करोड़ भी छुड़वाते हैं उसमें भी पहले तय होता है इनका कि इसमें तेरे को 15 करोड़ बचाएंगे, 5 हमें दे देना, 5 छोड़ देना, 5 तू खा लेना, 5 हमें दे देना। ये भी एक मुख्यमंत्री ने अपना एक लूट का नया साधन बनाया। मेरा कहने का मतलब है कि मुख्यमंत्री को किसी ने बता दिया भी ये जो टेंडर टुंडर होते हैं इसमें भी बहुत सारा मंत्रियों के हाथ लग जाता है, माल है इसमें, इसलिए मुख्यमंत्री ने माल खाने के चक्कर में ये सारा काम किया बेचारे ने। अब ये भूख मुख्यमंत्री को होगी मेरे भाई। उसमें कैबिनेट मंत्री भी शामिल होता है, दो सर। किसमें? उस जो टेंडरिंग पे कोई शामिल नहीं होता है, ये सब बकवास है, झूठ है। सिर्फ चीफ मिनिस्टर करता है, सर्कुलर पढ़ के देख ले, पहले जानकारी रखो किसी बात की, फिर किसी बात के ऊपर आगे अपनी बात करना शुरू किया करो। जो चीज़ तुम्हें पता नहीं है मैं तुम्हें बता रहा हूँ, और तुम उसके ऊपर सरकार ने कोई दे रखा दे रखो, कोई एक आधा लगा दिया कि तेरा कौशल रोजगार योजना अभी बनाई है। हाँ, इसको बनाने के बाद ये गेम किया ना, शुरू किया है गेम। मतलब किस तरह से नौकरियां भी जो है उसमें आरएसएस की भर्ती करने का एक तरीका निकाला इन्होंने। हमने आज जो मेन हमारी बात है, जहाँ मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई है, वहाँ हमने आज हमारी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक के अंदर एक निर्णय लिया है। हम पहले 25 सितंबर की रैली कुरुक्षेत्र में कर रहे थे, सम्मान दिवस चौधरी देवीलाल का, लेकिन कुरुक्षेत्र के अंदर हमें 2 दिक्कत आ रही थी। एक तो पार्किंग की बहुत बड़ी दिक्कत है। जो मेन ग्राउंड है वहाँ पे काली कमली मैदान जो है उसमें तो पार्किंग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वहाँ पार्किंग नहीं है, 10-10 किलोमीटर दूर पार्किंग करनी पड़ती थी। उसके बाद हमने एक जगह और निर्धारित करी, देखी वहाँ पे पीपली की अनाज मंडी। उस अनाज मंडी के अंदर धान की फसल आनी शुरू हो जाती है 10 सितंबर से। हमने वहाँ जो आड़तिए थे उनके पास अपनी पार्टी के लोगों को भेजा, उनसे ये जानकारी ली। वो मंडी बहुत बड़ी थी, उसके अंदर पार्किंग भी खासा ज़्यादा हो सकती थी, शेड भी बहुत बड़ा था जिसमें हम रैली करना चाहते थे, लेकिन वो बात भी हमारी बन नहीं पाई। फिर हमने निर्णय लिया, उसके बाद अपने साथियों को भेजा कि भाई दूसरी कोई ऐसी और जगह देखो जहाँ पे हमारी ये बड़ी रैली हो सके। हमने क्योंकि करना कुरुक्षेत्र जिले का तय किया था, तो चलो कुरुक्षेत्र में नहीं हो रही तो ओल्ड कुरुक्षेत्र में कर लो। ओल्ड कुरुक्षेत्र का मतलब कैथल उसका पार्ट है। हमने कहा कैथल कर लो। जींद हमारी हो चुकी थी 2 साल पहले, इसलिए जींद हम करना नहीं चाहते थे अभी। तो फिर हमने ये फैसला किया, कल हमारे साथियों ने परसों जाकर के सारा देखा और आज ये फिर फैसला किया कि वो रैली हम कैथल में करेंगे। कैथल की जो अनाज मंडी है, जो एडिशनल अनाज मंडी बनाई गई है, वो 250 एकड़ में है और उसका शेड जो है वो हरियाणा की सबसे बड़ा है। मैं तो पहले फतेहाबाद का मानता था, लेकिन ये फतेहाबाद से भी 12 पिलर ज़्यादा बड़ा है। ये 650 फुट लंबा शेड है। 650 फुट बहुत बड़ा हो जाता है लंबाई के अंदर, और चौड़ाई के अंदर भी 120 फुट है। हम उसके साथ 100 फुट और बढ़ा करके इसको बहुत बड़ा कर देंगे। साथ में इसके प्लिंथ है पूरा बना हुआ, तो उस प्लिंथ तक और टेंट लगाएंगे साइडों में, उसको लगा करके फिर हम वहाँ पे ये रैली करेंगे। ये जो निर्णय लिया आज हमने रैली का, वो ये लिया। और उसके बाद हमारे 30, अब तक मैंने 60 विधानसभा क्षेत्र किए और 60 विधानसभा क्षेत्र के साथ मैंने अब तक 2575 किलोमीटर का सफ़र तय किया है। बहुत लोगों की गलतफहमी दूर करी है मैंने। और जो अभी भी परिवर्तन यात्रा पे कोई छोटी मोटी अपनी तरफ से बेचारे जेब मिटाते हैं, कुछ लोगों की आदत होगी जो रह नहीं सकते कुछ बोले बिना, मैं उनका बहुत बैम काट दूंगा अच्छी तरह। ये परिवर्तन
रैली में भी मैम निकाल देंगे हम, और उसके बाद इसको ख़त्म नहीं करूँगा मैं, इसका पार्ट 2 शुरू कर दूँगा। इसके पार्ट 2 को मैं फिर अपने लोकसभा के चुनाव तक जारी रखूँगा। लोकसभा के चुनाव के बाद विधानसभा तक फिर इसी तरह जारी रखूँगा। 2024 में 87 को दोहराएंगे हम हर हालत में, जो लोगों ने रिस्पॉन्स किया है। मैं तो आपको सबको उचाना हल्के में लेके जाना चाहता था, नरवाना हल्के में लेके जाना चाहता था, बस अपना तालमेल नहीं बैठ पाए, इसलिए आप जा नहीं पाए। आप देखते खुद कहते कि बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। अभी नगुरा में मेरे दोपहर को जलसा था, जो मंदिर की जगह है वो खचाखच भरी हुई थी, पैर रखने को जगह नहीं थी, इतने लोग थे। और लोग एक ही बात कहते हैं कि हमने हमारे साथ हर दफ़ा एक ही बात कह करके ठगी मारी जाती है कि मैं तो मुख्यमंत्री बनूंगा वोट दे जो भाई। पहले वीरेंद्र ने 5 बार ठगया, भाई तुम सारा ला दो, मेरा नंबर पढ़ने वाला है क्या, मैं बन जाऊंगा। अरे बोले हम क्या इसका मुख्यमंत्री के चक्कर में दे दिया करते। उसके बाद ये दुष्यंत आया तो उसने उससे भी बड़े बड़े झूठ बोले हमारे सामने। अरे ये तो यूँ बात करता था जैसे तो बन गया मुख्यमंत्री के, इसके तो नारे यूँ लगा करते। हमने के बेरा था यो इतना बेडोड़ा है क्या है जो हमें बेच के खा जाएगा कहीं ना कहीं। वो कहते हैं भैया हमें और किसी पे भरोसा ही नहीं, अब आप पे भरोसा है कि आप ही मुख्यमंत्री का उम्मीदवार दे सकते हो। मैं बहुत ठोक बजा के कह हूँ कि 100% अगर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को परमिशन मिल गई चुनाव लड़ने की, तो हर हालत में चौटाला साहब को चुनाव लड़ाएंगे और मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हमारे वही होंगे, कोई दूसरा नहीं हो सकता। अगर कोई कानून अड़चन आ गई, कोई दिक्कत आ गई, तो फिर लोगों की भावनाओं को हम कदर करेंगे, हम मायूस नहीं होने देंगे। फिर भी मुख्यमंत्री बनने वाला जो होगा कोई फार्म भरेगा, दूसरा नहीं भरेगा उचाना से। वीरेंद्र सिंह ये वीरेंद्र सिंह भी, चौधरी वीरेंद्र सिंह रोज ये कह देता है बोले उचाना मेरा। रोज दुष्यंत कह देता उचाना मेरा। मैंने लोगों से पूछी भाई इन्होंने गिरदावरी करा रखी है, रजिस्ट्री करा रखी है, केरोड़ा है। बोला जी हम इनका बैम काट देंगे कि ये खाम खामे अपनी बकवास करें, ये तो हमें बहकाने के लिए इस तरह की बात करते हैं, हमें मुख्यमंत्री चाहिए। मैं बोला मैं कहा तो भाई सीधी सी बात है, या तो चौटाला साहब लड़ेंगे, चौटाला साहब नहीं लड़ेंगे तो मैं वो व्यक्ति हूँ जो किसी के साथ जाकर के मंत्री नहीं बनूंगा तो मुख्यमंत्री बनूंगा, नहीं एमएलए बढ़ करके लोगों की आवाज़ उठाऊंगा। हाँ नहीं, मेरा बाप नहीं बना कभी किसी के जाके, मेरा दादा नहीं बना, मैं उस रियावत को कैसे तोड़ दूंगा। हम लोगों के बीच में कोई मंत्री बनने के लिए, एमएलए बनने के लिए चुनाव थोड़े लड़ते हैं। हमारी पार्टी जो है अपनी पार्टी है, हम अपनी पार्टी का मुख्यमंत्री बनाने के लिए चुनाव लड़ते हैं। और बैठक में हमने 4 प्रस्ताव पास करे, निंदा प्रस्ताव। एक तो जो प्रॉपर्टी आईडी और एक परिवार पहचान पत्र, जो 2 चीज़ें सरकार ने बनाई है। प्रॉपर्टी आईडी से तो हर शहर का नागरिक जो आज परेशान है। इस प्रॉपर्टी आईडी के आड़ के अंदर एक दुकान खुल गई भ्रष्टाचार की नई, कि कोई भी नागरिक की प्रॉपर्टी आईडी के बगैर कोई छोटी मोटी रजिस्ट्री या कोई शहर का काम नहीं हो सकता। और जब वो जाता है तो उसमें 100 तरह की कमियां निकालते हैं, कहते हैं इसको ठीक करा के लेके आओ। वो ठीक कराने के लिए जाता है तो 5,000 रुपये तो सरकार की फीस लगती है, जबकि प्रॉपर्टी आईडी की डिमांड किसी ने करी नहीं थी। किसी नगर पालिका ने, नगर परिषद ने कोई प्रस्ताव नहीं दिए, किसी एसोसिएशन ने प्रस्ताव नहीं दिए। बिना प्रस्ताव दिए, बिना कुछ के, बिना केवल एक गुजरात की कंपनी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए इस मुख्यमंत्री को ऊपर से आदेश आया प्रधानमंत्री के ऑफिस से कि भाई ये मेरा जानने वाला है, इसको काम देना है, और कोई काम दे नहीं सकता था, उसको प्रॉपर्टी आईडी का काम दे दिया। 220 करोड़ रुपए दे दिए, उसने फर्जी प्रॉपर्टी आईडियाँ बना दी सारे प्रदेश में। इनका मंत्री खुद ये मान के आया था मीटिंग के अंदर कि 90% लोगों की प्रॉपर्टी आईडी जो है वो ठीक नहीं है, उससे लोग बहुत परेशान हैं। हमने कहा है कि भाई इसको ख़त्म किया जाए।
जो पहले सिस्टम था उसी सिस्टम के तहत लोगों की रजिस्ट्रियाँ हो। नंबर 2, परिवार पहचान पत्र भी जो है उससे भी बुजुर्गों की पेंशन काटना था सिर्फ, वहाँ भी एक गुजरात की कंपनी को राजी करने के लिए दी है, उसी कंपनी को ये काम दिया था, केवल सरकार का पैसा उनको देने के लिए सारा काम किया गया। उसके बाद दूसरा एक प्रस्ताव था जो बारिश हुई है, ओलावृष्टि हुई, पीछे ओलावृष्टि बारिश की वजह से किसान की जो फसल खराब हुई उसका अब तक मुआवजा नहीं मिला। सरकार बहुत दावे कर रही थी कि हम जल्दी मुआवजा दे देंगे, एक नया पैसा भी मुआवजे के रूप में नहीं मिला कहीं पे। जहाँ कहीं मुआवजा दिया है वो इनके अपने चलते लोगों के पास गया और किसी के पास नहीं गया। अब फिर हमारे 6 ऐसे ज़िले हैं जिनमें एक तरह से पूरा बाढ़ आई हुई है। सरकार को उनको बाढ़ग्रस्त घोषित करना चाहिए था और उन ज़िलों के अंदर तुरंत किसान को जो है मुआवजा देना चाहिए, राहत देनी चाहिए, ताकि किसान कम से कम पिछली इस मार से बचे। एक ये प्रस्ताव था। एक तीसरा प्रस्ताव था बेरोजगारी को लेकर के।